हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान के पार्ट 1 जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, उसके अतल उत्तरी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये प्रश्न 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक काम करना है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंसुलिन का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इंसुलिन अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो आप याद रखिएगा कि जितनी भी शर्करा शरीर के अंदर अतिरिक्त होती है उसे ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। तो आप याद रखिएगा, या तो ये आपका अतुलक उत्तरी में आएगा, अगर अतुलक उत्तरी में आपको ना मिले तो आपको मिल सकता है बहुविकल्पी में। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है अग्न्याशय का कौन सा भाग हार्मोन स्रावित करता है? तो कौन सा करता है? लैंगरहैंस के द्वीपिकाएँ। तो याद करिएगा कि अग्न्याशय का कौन सा भाग हार्मोन स्रावित करता है? लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आहार नाल से संबंधित अवशेषी अंग का नाम बताइए। तो क्या नाम है? क्रमरूप परिशेषिका। क्रमरूप परिशेषिका। आहार नाल से संबंधित अवशेषी अंग कौन सा है? क्रमरूप परिशेषिका। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आहार नाल के किस भाग में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आमाशय करेक्ट होगा, ठीक है। जठर जो लिखा हुआ है कि आहार नाल के किस भाग में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में। तो याद करिएगा इसे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 11-12 में आ चुका है। लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीवर, ठीक है। यकृत। यकृत का काम क्या होता है? तो वो यहाँ पर कॉम भी आपको लिख देना है। इससे पित्त रस स्रावित होता है। और आगे लिखा हुआ यह वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। नंबर 6 देखेंगे, आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। कि आहार नाल में कितने भाग होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है उनकी, वो तो बाद में, यहाँ पर भाग की बात की गई। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मुख हुआ, ठीक है। लिखा है मुख ग्रासन गुहिका। फिर ग्रासनाल, ग्रासनाल से आमाशय, आमाशय छोटी आँत, छोटी आँत से बड़ी आँत। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं, फिर देखिए भोजन ग्रासनाल में जाता है, आमाशय में जाता है, छोटी आँत में आता है, उसके बाद में बड़ी आँत में जाता है। तो यहाँ पर आप लोग प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर 7 को पढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर 7 कह रहा है कि मनुष्य के दांतों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। मनुष्य के दांत जो है उनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, लिखा है कि भोजन को काटने और चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। मनुष्य के दांत जो है क्या काम करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं और चबाने का कार्य भी करते हैं। नंबर 8 में देखेंगे, लिखा है किस लार ग्रंथि में संक्रमण होने से, लिखा है मम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की गई मम्प्स की, इसको कहते हैं कर्णमूल। तो कर्णमूल ग्रंथियों में विषाणु संक्रमण के कारण कर्णमूल हो जाते हैं, ठीक है। किसमें? कर्णमूल ग्रंथियों में। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। 9 में आपको एक सूत्र मिलेगा, लिखा हुआ है कि वयस्क मानव के दंत सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो आप दंत सूत्र को याद करिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2008 में आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा। लिखा I2O.2 C1/1 PM2O.2 M3/3 बराबर 8/8 × 2 बराबर 32। इसे आप लोग वेरी अच्छे तरीके से बिल्कुल याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है I का मतलब होता है कृंतक, C का मतलब दंतनक, PM का मतलब अग्रचवर्णक और M का मतलब होता है चवर्णक। मतलब दांत 4 प्रकार के होते हैं, बात समझिए। कृंतक, दंतनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। नंबर 10 को देखेंगे, श्वसन से आप क्या समझते हैं? श्वसन से आप क्या समझते हैं? श्वास लेते हैं आप लोग, तो उससे क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। जीवित कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनमें भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। नंबर 11 को देखें, श्वसन क्रिया में कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर 12 को, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है?
स्वस्थ व्यक्ति की बात की गई, आप लोग गिनती चाहे कर लीजिएगा 1 मिनट में, और चाहे आप लोग ऐसे ही देखिए, ठीक है। तो आप चेक भी कर लेना, ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, आराम से सांस को रोक चेक करिएगा। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है, ठीक है, कितनी बार? 12 से 15 बार। शिशुओं में श्वास दर जो है अधिक होती है, तो आप लोग यहाँ समझिएगा। बच्चे जो होते हैं वो सांस जल्दी ले लेते हैं, और जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह 12 से 15 बार सांस लेता है 1 मिनट में। 13 में कहा गया है फेफड़ों की सामर्थ्य या क्षमता कितनी होती है, मतलब क्या होता है फेफड़ों में कितनी वायु जो है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर है वायु सामर्थ्य 5800 मिली होती है, ठीक है, 5800 मिली, याद करिए, पॉइंट को याद करिएगा, 5800 मिली। 14 नंबर देखेंगे, फेफड़ों के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली का नाम क्या है? फुफ्फुसीय आवरण। देखिए क्या नाम है? फुफ्फुसीय आवरण। आपको ये विकल्प में भी दे सकता है, ठीक है, विकल्प में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वहाँ पर भी आप लोग फुफ्फुसीय आवरण को ही टिक करें, ठीक है। तो फुफ्फुसीय आवरण यहाँ पर होगा। 15 को देखेंगे, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण के लिए किसके द्वारा आता है? अशुद्ध रक्त होता है, और शुद्धिकरण के लिए किसके द्वारा आता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा आता है, ठीक है। तो बात याद करिएगा, यहाँ पर सही से समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग कि अशुद्ध रक्त जो होता है फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए आता है, तो कौन लेकर आता है अशुद्ध रक्त को? तो फुफ्फुसी धमनी लेकर आती है। आगे देखेंगे 16 नंबर को, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। ये आपका एग्जाम के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम जो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे वहाँ पर भी आपसे पूछा सकता है, ठीक है। तो टाइलिन यहाँ पर होगा। 17 में देखेंगे, लिखा है वसा के पाचन में कौन सा पाचक विकर सहायक होता है? कौन सा पाचक विकर सहायक होता है वसा के पाचन में सहायक? तो लाइपेज होगा, ठीक है, लाइपेज। 18 को देखेंगे, गृहिणी में भोजन में कौन कौन से पाचक रस आकर मिलते हैं? गृहिणी में भोजन में कौन कौन से पाचक रस आकर मिलते हैं? तो कौन सा मिलता है? यकृत में पित्तरस मिलता है, और अग्न्याशय में अग्न्याशय रस, ठीक है। यकृत की बात करेंगे तो पित्तरस, और अग्न्याशय की बात करेंगे तो कौन सा होगा? अग्न्याशय रस। देखिए इसके बाद 19 नंबर को देखेंगे, अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स के नाम लिखिए। अग्न्याशय रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 5 एंजाइम्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें याद करिएगा। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियेजेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए 5 रखे हैं एंजाइम, पाँचों के नाम आप लोग याद कर सकते हैं, अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में बहिक्षेपण किस प्रकार से होता है? अमीबा में बहिक्षेपण पूछा गया आपसे किस प्रकार से होता है? तो यहाँ लिखा है अपचित भोज्य पदार्थ युक्त खाद्य रिक्तिका अमीबा के शरीर सतह तक पहुंचकर फट जाती है, इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। तो बहिक्षेपण आप लोग इसे याद करिएगा, इसकी डेफिनेशन को भी याद रखिएगा। अपचित भोज्य पदार्थ मतलब जो भोजन ऐसा जो पच नहीं पाता है, उसे खाद्य रिक्तिका जो है अमीबा के शरीर सतह पर पहुँच फट जाती है, और इसलिए कहते हैं इसे बहिक्षेपण। 21 को देखेंगे, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम का नाम आपसे पूछा गया है, तो देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और एरिप्सिन आदि एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। तो आपको ये एंजाइम दे रखे हैं, इनका नाम आप लोग याद करिएगा। देखिए 22 नंबर क्या लिखा हुआ है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है? भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, तो कहाँ होता है? क्षुद्रांत में, ठीक है, याद करिएगा, क्षुद्रांत। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, यहाँ पर ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को लिखा है प्रेप्टोन्स तथा प्रोटीओजिज में बदलता है। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? तो यहाँ पर ट्रिप्सिन का काम दे रखा आपको है, क्या रखा है कि ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा प्रोटीओजिज में बदल देता है। आगे देखेंगे 24 नंबर, उस जंतु का नाम लिखिए जिसमें श्वसन क्रिया त्वचा, मुखगुहा तथा फेफड़ों द्वारा होती है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, इसका नाम है मेढक। याद करिएगा, आपको पता नहीं होगा इससे पहले तो भी याद कर लीजिएगा। उस जंतु का नाम जिसमें श्वसन क्रिया त्वचा से भी होती है, मुखगुहा से भी होती है, फेफड़ों द्वारा होती है, 3, तो उसका नाम है मेढक। आगे देखिए 25 नंबर, कोशिका में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? एटीपी के द्वारा। एटीपी के द्वारा जो है कोशिका में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 26 नंबर को पढ़िएगा, यहाँ पर 26 करा है, ग्लूकोज के अनाक्षी शोषण से बनने वाले एक रसायन का नाम लिखिए। किससे? ग्लूकोज के अनाक्षी शोषण से बनने वाले। तो कौन सा रसायन बनता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। 27 को देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक अम्ल क्या है? ग्लाइकोसिस का लिखा है, ग्लाइकोलोसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरुविक अम्ल। 28 को देखेंगे, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो देखिए कोसा द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में।
बात करके कोशिकाओं के कोशाद्रव्य में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखिए इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एडीपी तथा एटीपी का पूरा नाम लिखिए, अथवा एटीपी एनएडी का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 नाम देखने हैं, एडीपी, एटीपी और एनएडी। एडीपी की बात करें तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक डाई और एक ट्राई। और एनएडी का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 3 नाम दे रखे हैं। आप इन तीनों नामों को याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर भी नोट करते जाइएगा इन नामों को। ये नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब इनसे कौन सा क्वेश्चन बनके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनके जो है फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा इनके। देखिए 30 नंबर कह रहा है अनाक्सिक शोषण का समीकरण लिखिए। किसका? अनाक्सिक शोषण। आगे कह रहा है कि अनाक्सिक शोषण से अल्कोहल निर्माण की समीकरण लिखिए। आगे कह रहा है कि उस श्वसन प्रक्रिया को बताइए जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होती है अनाक्सिक शोषण। यहाँ पर आपको रखिए C6H12O6 गिव्स 2CO2 + 2 H2H5OH + 28 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर आपको रखा है ये सूत्र फार्मूला, इसे आप याद करिएगा। अनाक्सिक शोषण के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। 31 को देखेंगे, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और आवश्यकता किसकी होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, बात समझिए। कह रहा है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, और ग्रहण किसे करते हैं? ऑक्सीजन को करते हैं। 32 को देखेंगे, लिखा है ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में एक अंतर बताइए। ऑक्सी और एक अनाक्सी, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिखा है ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप CO2 और जल बनता है, जबकि अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप अल्कोहल और CO2 बनता है। तो देखिए, जिसके फलस्वरूप CO2 जल बनता है उसे कहते हैं ऑक्सी, और जिसके फलस्वरूप अल्कोहल और CO2 बनता है उसे क्या कहते हैं? अनाक्सी। ठीक है, समझिए बात को यहाँ पर। आगे देखिए, लिखा है 33 नंबर को, रक्त के उस तत्व का नाम लिखिए जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पहला पॉइंट याद करिएगा, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे है, केंचुए में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? केंचुए में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है। ठीक है, बंद प्रकार का। 34 देखिए, 2 सरल ऊतकों के नाम लिखिए। रक्त लसिका, याद करिएगा, रक्त लसिका। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, नाम सिर्फ पूछते हैं, तो यहाँ पर नाम भी याद करिएगा। तरल ऊतक के नाम क्या होंगे? रक्त और लसिका होगा। 35 नंबर देखेंगे, हीमोग्लोबिन से आपका क्या आशय है? ठीक है, हीमोग्लोबिन से आपका क्या आशय है? रुधिर परिसंचरण में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। यह O2 का परिवहन में सहायक होता है। तो आप यहाँ पर याद करिएगा, हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन है जो लाल रुधिराणु मतलब RBC में पाया जाता है। ठीक है, और O2 का परिवहन में सहायक होता है। आगे देखिए, नंबर 36 क्या कह रहा है? रक्त दाब को नापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? रक्त दाब को मापने वाले यंत्र कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पर नाम याद करिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है। 37 नंबर को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फुफ्फुसीय पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? फुफ्फुसीय धमनी की बात की जाएगी तो होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त। 38 नंबर देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य में डायस्टोलिक और सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब पूछा गया है, तो यहाँ पर याद देखिए आप लोग फॉर्मूला 180 अपान मतलब 120/80, मतलब 120 उसका mmHg होगा, और 80 जो होगा उसका जो है वो होगा डायस्टोलिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा भी होगा आपके 80 mmHg और 120 mmHg। ठीक है, 39 को देखेंगे, हृदय के संकुचन तथा अनुशिथिलन की तरंगों को किस सहायता से नापा जाता है? हृदय के संकुचन और अनुशिथिलन की तरंगों को किसकी सहायता से मापते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। 40 में है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की खोज की थी? विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। 41 को देखेंगे, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92%। याद करिएगा, बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है, तो आप लोग याद करिएगा क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर याद भी हो जाएगा। ठीक है, 90 से 92%। 42 को देखेंगे, पर्णतंत्र के 2 कार्य लिखिए। पर्णतंत्र के कार्य क्या होते हैं? रंध्रों द्वारा गैसों O2 CO2 को आदान प्रदान होता है। रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पर्णतंत्र क्या होता है? पत्ते होते हैं, पत्तों में क्या होता है? महीन छिद्र होते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देंगे, तो वो उसी के द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके जो है वो उससे ऑक्सीजन को मतलब जो है ग्रहण करते हैं, और उसके साथ साथ जो है जड़ से उसके जो है पानी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मिलाकर जो है आपका जो है यहाँ पर एक काम पूछा गया था। तो दोनों काम क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और दूसरा क्या है? O2 CO2 को आदान प्रदान भी करते हैं। मतलब जो आप लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो कहाँ से आती है? तो वो पौधों से यहाँ से आती है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे
आगे लिखा हुआ है 43 नंबर कह रहा है कि वह कौन सी कार्य की क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधों की वायवीय सतह में पानी का वाष्पीकरण होता है, तो उसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन। 44 नंबर को देखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्सन एवं जॉली का जीव विज्ञान में क्या योगदान रहा। जीव विज्ञान में क्या योगदान रहा? इन्होंने रसारोहण से संबंधित जल का संसंजन, लिखा है संसंजन एवं बाष्पोत्सर्जन खिंचाव मत प्रस्तुत किया था। तो देखिए क्या क्या इन्होंने जल का संसंजन लिखा हुआ है और बाष्पोत्सर्जन खिंचाव का मत प्रस्तुत किया था डिक्सन और जॉली ने। 45 देखिए, मनुष्य के सहायक उत्सर्जी अंग के नाम लिखिए। वृक्कों के अतिरिक्त मनुष्य के 3 उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। यकृत, फेफड़ा, त्वचा, आहार नाल सहायक संबंधी अंग का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यकृत लिखा हुआ है, फेफड़ा है, त्वचा और आहार नाल। 46 को देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस कहाँ पर स्थित होता है। ग्लोमेरुलस कहाँ पर होता है? वृक्क नलिका के बोमेन्स संपुट की गुहा में स्थित रक्त केशिकाओं के जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र पीले रंग का अम्लीय तल होता है और इसका पीएच मान होता है 5.8। ठीक है, 5.8 होता है। वृक्क पर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथ का नाम बताइए। अधिवृक्क ग्रंथ। इस प्रकार से आपके 48 क्वेश्चन थे अतुल उत्तरी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो देते रहेंगे।